वर्ष 1922 में जब सोवियत संघ की स्थापना हुई तब वहां साम्यवाद अपनाया गया, यानी कम्युनिज्म। उस समय सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प धारण किए हुए थे। सोवियत संघ में एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना की बातें की जा रही थी जहां समाज में न कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, जहां न कोई अमीर होगा और न कोई गरीब होगा, यानी हर कोई बराबर। तमाम संसाधनों पर समाज के हर एक तबके का समान अधिकार होगा, सबको बराबर हक मिलेगा। ऐसे सपने देखे गए थे और इस दिशा में काफ़ी बेहतर काम भी हुआ। चाहे बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की, वहाँ सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही थी और सोवियत सरकार अपने देश के लोगों को रहने के लिए आवास का इंतजाम करती थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था खुद सरकार किया करती थी। लोगों को चिकित्सा और दवाई आदि का इंतजाम भी करती थी। अपने देश के नागरिकों को बाकायदे पेंशन भी देती थी। लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई थी, यानी सबको काम का अधिकार, यानी राइट टू वर्क। सोवियत संघ में न बेकारी थी और न बेरोजगारी। हर एक नागरिक को न्यूनतम बुनियादी जरूरत की चीज़ों का इंतजाम खुद सरकार किया करती थी और जनता को और क्या चाहिए। लेकिन बदलते समय के साथ सोवियत संघ में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि अब सोवियत सिस्टम में ही खामियां आ चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की प्राथमिकताओं में ही बदलाव देखा जाने लगा था। अब वह स्वयं को सबसे अधिक ताकतवर, सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता था। सोवियत संघ हथियार, गोला बारूद से लेकर न्यूक्लियर बम जैसे विध्वंसक हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने लगा था। विश्व की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था। नई नई स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे देशों की आर्थिक मदद भी करने लगा था और विश्व के तमाम देशों को साम्यवादी गुट में शामिल कर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व बढ़ाने में भी लगा था। परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ में पश्चिमी देशों की तुलना में विकास की गति धीमी पड़ गई। बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ने लगा। परिवहन से लेकर ऊर्जा तक अब वह पिछड़ चुका था। सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहे थे। नागरिकों को मिलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की क्वालिटी खराब होने लगी थी। उधर सोवियत संघ में तानाशाही हावी होने लगी थी। लोकतंत्र नाम मात्र का बच गया था। लोगों को अपनी बात कहने बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी। प्रेस, अखबार, रेडियो, टीवी से लेकर तमाम माध्यमों पर सेंसरशिप लगे हुए थे। देश में नौकरशाही हावी थी और इन परिस्थितियों के बीच ही मिखाइल गोर्बाचेव 11 मार्च 1985 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। और तब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव को ही सोवियत सरकार का मुखिया माना जाता था, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। जब हम बात सोवियत संघ की कर रहे हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव एक बड़ा नाम है और आप सबको उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। एक गरीब किसान के घर पैदा होने वाले मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत सिस्टम के प्रति कमिटेड थे और उन्हें समाजवादी आदर्श में पूरा विश्वास था, भरोसा था। लेकिन वह यह भी मानते थे कि वहां अब आवश्यक सुधार भी जरूरी है। पूरे विश्व में आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, बड़ा बदलाव देखा जा रहा था और मिखाइल गोर्बाचेव भी इन परिवर्तनों से खासा प्रभावित थे और वे सोवियत संघ में बदलाव लाने के लिए लालायित थे। वे सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे और आपको यह याद रखना चाहिए कि सोवियत संघ में आर्थिक सुधार का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मिखाइल गोर्बाचेव को जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव वाकई एक नेकदिल इंसान थे और नेक नियति के साथ ही उन्होंने सोवियत सिस्टम में सुधार की कोशिश किया। हालांकि यह भी जानिए कि गोर्बाचेव के सुधार आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। गोर्बाचेव के सुधारों का चाहे जो भी परिणाम रहा हो, लेकिन हम उन सुधारों को नागरिकों की बेहतरी के लिए जरूरी भी मान सकते हैं। गोर्बाचेव सोवियत संघ में व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए कई प्रणालियों को अपनाया, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रणालियों को विस्तार से जानना और समझना बेहद जरूरी है। गोर्बाचेव की 3 सुधार प्रणालियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला उस्कुरोनी, दूसरा ग्लासनोस्त और तीसरा पेरेस्ट्रोइका।
आइए सबसे पहले हम उसकोरेनी को समझने की कोशिश करते हैं। उसकोरेनी एक रूसी शब्द जिसका अर्थ है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। 20 अप्रैल 1985 को सोवियत पार्टी प्लेनम में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा उसकोरेनी की घोषणा की गई थी। उसकोरेनी एक नारा थी, एक नीति थी जिसका उद्देश्य था सोवियत संघ में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तेजी लाना यानी एक्सेलरेट करना। आप जानते रहिए कि सोवियत संघ में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे सुधार से पहले उसकोरेनी की पॉलिसी अपनाई गई और उसकोरेनी की नीति फेल होने के बाद ही उसकोरेनी नीति में जो कमियां थी उन कमियों को ढूंढा गया और कमियों की पहचान कर ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे सुधार को व्यापक रूप से अपनाया गया। हम यूं कह सकते हैं कि सोवियत संघ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की भरपूर इच्छा शक्ति से लवरेज मिखाइल गोर्बाचेव ने उसकोरेनी का नारा दिया। गोर्बाचेव देख रहे थे कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तमाम देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे थे और उनके मुकाबले सोवियत संघ पिछड़ रहा था, खासकर औद्योगिकीकरण और तकनीकी में। उसकोरेनी नीति के पीछे गोर्बाचेव का एक क्लियर मकसद था, पश्चिमी यूरोपीय देशों की तरह सोवियत संघ में भी आर्थिक प्रगति लाना, और इसके लिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया यानी आधुनिकीकरण पर। उन्होंने तमाम फैक्ट्री कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कई पहल किया। कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया। मिखाइल गोर्बाचेव का मानना था कि आधुनिकीकरण से देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तेजी आएगी। हालांकि गोर्बाचेव के उसकोरेनी के लाख नारों के बाद भी उसके परिणाम उस तरह का नहीं आया जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और हम कह सकते हैं कि उसकोरेनी की नीति फेल हो गई। क्यों फेल हो गई हम बता देते हैं। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार में आधुनिकीकरण एक बेहतर कदम था, लेकिन केवल आधुनिक मशीनों के बल पर देश की तरक्की नहीं हो सकती। देश की तरक्की के लिए जरूरी है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, समय के भीतर किसी भी चीज को लेकर के तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। आधुनिकीकरण तो हुआ, लेकिन जब उत्पादन से लेकर वितरण तक हर एक चीज के लिए निर्णय मॉस्को में बैठी सरकार को ही करना था, विकेंद्रीकरण हुई ही नहीं, तो समय के भीतर तेजी से निर्णय कैसे हो सकती है। छोटा उदाहरण देता हूं। कच्चा माल की उपलब्धता को लोकल स्तर पर बेहतर समझा जा सकता है और लोकल स्तर पर ही उसके अनुसार डिसीजन मेकिंग का अधिकार दिया जाता तो बेहतर परिणाम भी जरूर मिलता है। यानी अगर मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया होता तो रिजल्ट कुछ बेहतर हुआ होता। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात, लोकतंत्रीकरण, जिसका उस दौरान अभाव था। ऊपर से राजनीति और प्रशासन में कम्युनिस्ट पार्टी का हद से ज़्यादा हस्तक्षेप, इसी कारण उसकोरेनी फेल हुआ। लेकिन उसकोरेनी की नीति से मिखाइल गोर्बाचेव को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला और वे उन कमियों की पहचान कर चुके थे जिसके कारण उसकोरेनी असफल हुआ था, और अब वे उन कमियों को दूर करने के लिए ही ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे बड़े सुधार लाकर सोवियत सिस्टम में बड़ा उलटफेर किया। हालांकि उस उलटफेर का प्रभाव भी सोवियत संघ के हक में सही नहीं रहा और अंततः सोवियत संघ का विघटन तक हो गया। सोवियत संघ के हक में परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका एक व्यापक सुधार था, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आइए अब ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे बड़े सुधारों के बारे में भी हम जान लें, और यह तमाम परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से समझें। ग्लासनोस्त दरअसल यह एक रशियन भाषा का शब्द है। अर्थ है खुलापन यानी ओपननेस। गोर्बाचेव द्वारा ग्लासनोस्त का प्रयोग उन नीतियों के लिए किया जाता था जो उनके हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करे, साथ ही प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को सीमित करे। और इसके लिए सबसे जरूरी था लोगों को अपनी बात कहने बोलने की आज़ादी दिया जाए, लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया जाए, ताकि वे भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर अपनी बात रख सकें, जिम्मेदार व्यक्ति तक वे अपनी बात को पहुंचा सकें।
सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देश में लोकतांत्रिक सुधार करना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इसे संभव करके दिखलाया। प्रेस, अखबार पर सेंसरशिप को कम करने के लिए कोशिशें शुरू हुई, सूचना प्रसारण को आज़ादी देने का प्रयास किया गया। सोवियत संघ में पश्चिमी साहित्य और फिल्मों का भी आगमन हुआ। अब लोग देश और दुनिया में हो रहे बदलावों से परिचित हो सकते थे, वे भी उसी तरह की व्यवस्था की अपेक्षा कर सकते थे। हालांकि यह भी विवाद का विषय है और राजनीतिक विद्वान कहते हैं कि ग्लासनोस्त के कारण ही सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली के प्रति वहाँ के लोगों का मोहभंग हुआ और पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति सोवियत लोगों का झुकाव भी बढ़ा। लोग प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होने लगे थे, साथ ही उनकी आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी और अंततः सोवियत संघ का विघटन तक हो गया। ग्लासनोस्त प्रणाली ने सोवियत लोगों को अभिव्यक्ति की ज़्यादा आज़ादी दी और यह एक अच्छा सुधार था, परंतु यह स्वयं सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए घातक साबित हो गया। सेंसरशिप में छूट देने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ एकमात्र रूलिंग पार्टी थी, उसकी समाचार माध्यमों पर पकड़ ढीली पड़ने लगी। सोवियत सरकार द्वारा दी जाने वाली घटिया आवास, खराब खाद्य वितरण जैसी भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों में छपने लगे थे। ग्लासनोस्त अपनाने से पहले जब सेंसरशिप थी तो अखबारों आदि में केवल वही खबरें होती थी जो सरकार इजाज़त देती थी। ऐसे में सोवियत लोगों के दिलो दिमाग पर सोवियत सरकार की सकारात्मक छवि थी। उन्हें लगता था कि सोवियत संघ जैसी सरकार मानो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन सूचनाओं में सेंसरशिप कम होने के बाद अब सोवियत जीवन से जुड़े हुए नकारात्मक पहलू प्रकाश में आने लगे थे, जिसके कारण लोगों का सोवियत जीवन शैली से विश्वास ही उठने लगा। लोग अब यह बात समझने लगे थे कि उनका जीवन शैली पश्चिमी देशों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा है। इस तरह ग्लासनोस्त सुधार एक अच्छी सुधार थी, लेकिन सोवियत संघ के लिए विध्वंसक साबित हुआ। यह भी एक सच्चाई है। तो अभी हमने ग्लासनोस्त के बारे में सीखा। आइए हम एक और महत्वपूर्ण सुधार के बारे में जानें। मिखाइल गोर्बाचेव का अगला जो सुधार था वह था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्निर्माण या पुनर्रचना, या यूं कहें रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चरिंग। अर्थात सोवियत संघ में पहले से जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचा था उसे नए तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब नए तरीके से पुनर्गठन करना। गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार के कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। सोवियत व्यवस्था में आर्थिक नियंत्रण केंद्रीकृत था, यानी सेंट्रलाइज्ड। उत्पादन से लेकर वितरण तक सारे निर्णय मॉस्को में बैठी सरकार द्वारा लिया जाता था। गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका सुधार के तहत आर्थिक नियंत्रण जो अब तक केंद्रीकृत था उसका विकेंद्रीकरण शुरू कर दिया, यानी डिसीजन मेकिंग अब डिसेंट्रलाइज्ड होने लगा था। गोर्बाचेव चाहते थे कि तमाम उद्योग आत्मनिर्भर हों, सोवियत सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो। आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो जुलाई 1987 में एक कानून बनाया गया था जिसमें कहा गया कि सोवियत राज्य में अब जो भी कारखाने और उद्योग हैं वे अब स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, यानी उन्हें हर एक चीज़ के लिए सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वे खुद तय करें कि उपभोक्ताओं की मांग क्या है और वे खुद निर्णय लें कि उन्हें कैसे, क्या और कितना उत्पादन करना है, यानी डिमांड और सप्लाई का सारा निर्णय अब लोकल लेवल पर ही कारखानों और उद्योगों के अथॉरिटी स्वयं ले सकेंगे। इस तरह से एक ही नहीं अनेक आर्थिक सुधार किए गए। यह था आर्थिक ढांचे का पुनर्रचना, यानी पेरेस्ट्रोइका। सोवियत प्रणाली जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप था, इनका आपस में संबंध इतना गुथा हुआ था कि कभी कभी तो समझ में नहीं आता था कि सरकार और पार्टी में अंतर क्या हो, मानो सरकार ही कम्युनिस्ट पार्टी हो और कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार हो। आपस में कुछ ऐसा ही संबंध था। गोर्बाचेव चाहते थे कि अब सरकार की कामकाज में कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप कम होना चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप धीरे धीरे कम करने का प्रस्ताव हुआ। और सोवियत संघ में अगर राजनीतिक सुधारों की बात करें तो सोवियत संघ के विभिन्न मंत्रालयों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी दी गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप
कम होने लगा था। सोवियत संघ के राजनीतिक ढांचे में इस तरह का बदलाव शुरू हुआ, अर्थात राजनीतिक पुनर्रचना यानी पेरेस्ट्रोइका। यही नहीं, पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से गोर्बाचेव चाहते थे कि सरकारी तंत्र और नौकरशाही का भी दखल कम हो, लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से सोवियत योजनाओं का लाभ लेने का अवसर मिले। अगर प्रशासनिक सुधार की बातें करें तो नौकरशाही को सरकार के बजाय जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की कोशिशें शुरू हुई। चूंकि लंबे समय से सोवियत प्रणाली जारी रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा खराबी और भ्रष्टाचार इसी नौकरशाही व्यवस्था में ही आई थी और वहाँ भी प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए गए, यानी प्रशासनिक ढांचे की पुनर्रचना यानी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ पुनर्रचना, पुनर्गठन ही है और यह राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधारों से ही संबंधित है। पेरेस्ट्रोइका की एक जो खास बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का बदलाव थोपा नहीं गया था। दबाव की जगह सहमति पर बल दिया गया और सहमति के आधार पर ही सुधार और परिवर्तन को दिशा दी जा रही थी। आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अमला अब ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से काम करें, पेरेस्ट्रोइका की पूरी कोशिश यही थी। तो यह था उस्कुरोनी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।